नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह चक्षुदर्शी, जो YouTube चैनल है आपका भी और मेरा भी। रोज की तरह आपसे बातचीत शुरू करूं इसके पहले वही एक आग्रह कि अगर आप पहली बार हैं इस मंच पर तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि वीडियो का विषय ऐसा है कि अगर बीच में आप उठ कर जाएंगे तो फिर आपका आनंद पूरा नहीं आएगा। आज मैं ऐसे विषय पर आपसे बातचीत करूंगा कि जो अभी ज़ेरे बहस नहीं है, क्योंकि इस समय संसद चल रही है और संसद में आपको पता है कैसी बहसें हो रही हैं। कभी चुनाव सुधार पर बहस हो रही है, कभी वंदे मातरम पर बहस हो रही है, लेकिन जिन मुद्दों पर बहस होना चाहिए उन पर बहस नहीं हो रही है। ऐसे ही मैं आज जिस मुद्दे पर बहस कर रहा हूँ वो ज़ेरे बहस नहीं है, लेकिन लेके आ रहा हूँ। लेकिन इसलिए आ रहा हूँ कि इस समय संसद में जो हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, संसद के बाहर एक विषय बहुत गर्म है कि इस देश में जो हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी साहब, उनको जो गति प्रदान की भारतीय जनता पार्टी ने, वैसी गति हमारे आज के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब को कौन देगा? मोदी को आडवाणी गति कौन प्रदान करेगा? सवाल ये है। मित्रों, आप जानते हैं कि भारत की राजनीति में गति सिर्फ पॉलिटिकल साइड लाइनिंग नहीं होती है, बल्कि सत्ता का वह खेल है जिसमें कल का मार्गदर्शक आज का मूक दर्शक हो जाता है। आडवाणी जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी लाल कृष्ण गति प्राप्त हो सकती है? अभी होगी या 2029 के बाद होगी या 2034 के बाद होगी या 2047 के बाद होगी, लेकिन ये गति मिलेगी तो। और ये गति मोदी जी को कौन देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मोदी ने तो आडवाणी को आडवाणी गति दे दी, लेकिन उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी आए हैं 2014 में, जिस तरह से प्रक्षेपित होकर आए गुजरात से, आज वो भाजपा है और भाजपा ही मोदी है। आज वो आरएसएस है, आरएसएस ही मोदी है। तो भाजपा में महत्वाकांक्षाएं या उत्तराधिकार का संघर्ष समाप्त हो गया हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये संघर्ष सतह पर दिखाई नहीं देता है और ये अच्छी बात है। क्यों नहीं दिखाई देता है? इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि आडवाणी का जो कद था, विशाल था, उनके पास उम्र थी, उनके पास अनुभव था, वैसा किसी भी राजनीति के पास, किसी भी राजनीतिक दल के किसी बड़े नेता के पास नहीं था। लेकिन उन्हें बजाय प्रधानमंत्री के बनाने के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। अब यही सवाल फिर से उठ रहा है कि मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए, 11वें साल में प्रधानमंत्री हैं, उनका तीसरा टर्म चल रहा है, वो बैसाखियों पर सरकार चला रहे हैं, लेकिन अब उन्हें आडवाणी गति दे तो दे कौन? क्योंकि जो ऊर्जा इस समय मोदी जी में झलक रही है वो पार्टी के किसी दूसरे नेता में लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। अब 2014 के मोदी और 2025 के मोदी में बहुत अंतर है, बहुत फर्क आ गया है। भाजपा की सबसे ज़्यादा ताकत इन्हीं मोदी के रहते हुए बढ़ी है। भाजपा को ऊंचाई भी मोदी के रहते मिली है। तो ऐसे में उनके पीछे खड़े हुए तमाम लोग उनके उत्तराधिकारी बनने के लिए छटपटा तो रहे हैं, लेकिन राजनीति में मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तथा अभी किसी में नजर नहीं आ रही है। नाम तो बहुत चलते हैं कि ये मोदी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, वो मोदी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। कई नाम बरसों से, पिछले 5 साल से नाम चल रहे हैं। कोई मोदी को का सर्वाधिक भरोसेमंद अगर किसी को मानता है तो अमित शाह को मानता है। लोगों का मानना है कि अगर मोदी को मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ा तो फिर वो अमित शाह को ही अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे।
लेकिन अमित शाह के आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हैं, और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय केंद्र में कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह, उनका भी नाम चलता है। लेकिन सवाल यह है कि इस पर फैसला कौन करेगा कि मोदी मार्गदर्शक मंडल में जाएं तो कब जाएं, ये फैसला संगठन करेगा या ये फैसला आरएसएस करेगी या ये फैसला खुद मोदी करेंगे, ये बड़ा ऐसा सस्पेंस इसमें बना हुआ है। इस समय मोदी जी की पकड़ बीजेपी पर भी उतनी है जितनी कि संघ पर है, लेकिन इस समय मुझे नहीं लगता कि संघ में चाहे डॉक्टर मोहन भागवत हो और चाहे इधर जेपी नड्डा हो या और कोई हो, वो मोदी जी को जबरन धकेल के 2029 से पहले उनका उत्तराधिकारी बन जाए और जिस आक्रामक ढंग से मोदी आए थे उस आक्रामक ढंग से आके भाजपा को और आगे बढ़ा ले जाए। योगी आदित्यनाथ का जहाँ तक सवाल है तो आपको पता है कि उनकी लोकप्रियता है, उनका जनाधार है, उनकी अपील है और उनको एक मजबूत हिंदू नेता के तौर पर देश ने पिछले 6-7 साल में स्वीकार भी किया है। हर विधानसभा का चुनाव हो, आम चुनाव हो, उनका योगी जी की मांग बनी रही है और संघ में भी और आरएसएस में, मतलब आरएसएस में और बीजेपी में भी उनका मेरे ख्याल से समर्थन है। अमित शाह साहब का जहाँ तक सवाल है तो वो संगठन सम्राट माने जाते हैं, लेकिन उनके पास जन आकर्षण नहीं है, उनके पास शब्द नहीं है, वो मोदी की तरह जादू नहीं कर सकते हैं। लेकिन संघ और बीजेपी में उनको लेकर के कोई पसोपेश नहीं है, किंतु सदन में जिस ढंग से उनकी प्रस्तुति आ रही है, जिस ढंग से उनके शब्द नीचे चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो साला शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए ये लगता है कि अमित शाह की जो साधना है और जो तपस्या है वो मोदी जी का उत्तराधिकारी बनने में आड़े आ सकती है। ऐसे जेपी नड्डा साहब का है। जेपी नड्डा साहब मध्य मार्गी माने जाते हैं, कूल नेचर के माने जाते हैं और उनकी कोई बहुत ज़्यादा फॉलोइंग भी नहीं है, हालांकि अच्छे वक्ता हैं, लेकिन पार्टी लाइन भी उनकी मजबूत रहती है, लेकिन वो मोदी जी को रिप्लेस कर पाएंगे इसमें लोगों को संदेह है। हाँ, देवेंद्र फडणवीस हैं, शिवराज सिंह हैं, इनको लेकर के लोगों में ये चर्चा लगातार रहती है कि जब भी मौका आएगा तो इन दो नामों पर आरएसएस और बीजेपी एक हो सकती है। जब मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की बात आएगी तो ये दोनों नेता जो हैं, देवेंद्र फडणवीस हों चाहे आपके शिवराज सिंह हों, इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस और शिवराज सिंह में भी शिवराज सिंह ज़्यादा आक्रामक साबित हो सकते हैं, प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, वो मध्यमार्गी भी हैं, वो ज़रूरत पड़ने पर मुखौटों पर मुखौटा लगा सकते हैं, वो मुस्लिम की गोल टोपी भी सिर पर रख सकते हैं, वो मुस्लिमों के बीच में उठ बैठ सकते हैं। तो इसलिए उनकी लेके संभावना शिवराज सिंह को लेकर के ज़्यादा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में गुड़ हमेशा कच्ची मिट्टी के घड़े में फोड़ा जाता है जिसकी आवाज़ ही नहीं होती। कि जिस ढंग से संघ और भाजपा ने 2014 में मोदी को प्रस्तुत किया था देश के सामने, वो उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे नेता थे, तमाम नेता तो छोड़िए, खुद लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया गया, भेज दिया गया मार्गदर्शक मंडल में। वो नहीं, अकेले नहीं, उनकी पूरी पीढ़ी को, मुरली मनोहर जोशी का भी कौन आज नाम लेवा है। ऐसे ही जब मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की बात आएगी तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो निर्णायक हों या ना हों, लेकिन आरएसएस के जो प्रमुख हैं डॉक्टर मोहन भागवत और दूसरे उनके दत्तात्रेय होसबोले साहब,
इन लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और अंतिम मोहर अगर लगेगी मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की, तो इन दोनों की ही मोहर लगेगी। उसमें अमित शाह हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, या दीगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, नितिन गडकरी का भी नाम आता है। ये सब कोई बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभा पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो सवाल वही है कि गति, आडवाणी गति कहाँ से लाएंगे? गति तो परिवर्तन का वो एक तरह से पर्याय है, और गति जो होती है उसको आप अलग से नहीं ला सकते। गति धीरे धीरे आती है या अप्रत्याशित रूप से आती है। तो संघ जब कोई निर्णय लेता है तो तभी लेता है जब उस पर कोई आंतरिक दबाव हो, संगठन का भी दबाव हो और संघ का भी दबाव हो। लेकिन इस समय जो मोदी जी की परफॉर्मेंस है वो संघ के लिए मुफीद है। मोदी जी ने पिछले 10 साल में संघ को इतना दिया है जितना संघ को 90 साल में नहीं मिला, 100 साल में नहीं मिला, बल्कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में भी नहीं मिला है। तो इतना कुछ जो मोदी दे चुके हैं उससे ऋण होना संघ के लिए भी और भाजपा के लिए भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेजना फिलहाल उतना आसान नहीं होगा जितना कि लोग समझ रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता कम हो रही है या वो विदेश नीति के मोर्चे पर पिट रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन देखिए, हर नेता की विदाई होती है और वो सम्मानजनक हो जाए विदाई तो ज़्यादा अच्छी होती है। वो वैसी विदाई नहीं होनी चाहिए जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी की हुई थी। लाल कृष्ण आडवाणी जी आज भी हमारे बीच में हैं, लेकिन उनके मन में कितनी तकलीफ है ये उन्होंने आज तक उजागर नहीं की। और इसकी वजह एक बात यही है कि वो संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने शून्य से शिखर तक ले जाने की जो एक अहम भूमिका निभाई थी उसको कोई भुला नहीं सकता। लेकिन सबने भुला दिया, आडवाणी जी को भुला दिया, जोशी जी को भुला दिया, कोई यशवंत सिन्हा साहब हुआ करते थे उनको भुला दिया, बहुतों को भुला दिया। शत्रुघ्न सिन्हा को कौन याद करता है? तो इसीलिए मोदी जी जाएंगे तो जरूर, लेकिन कब जाएंगे मार्गदर्शक मंडल में, इसके लिए आपको सबको, पूरे देश को इंतजार करना होगा। वो बंगाल चुनाव जितवा के जाएंगे या अगला 2029 का चुनाव फिर से 400 पार का नारा दे करके और 400 पार करा के भारतीय जनता पार्टी को फिर मार्गदर्शक मंडल में शामिल होंगे, या होंगे ही नहीं। पुतिन की तरह, व्लादिमीर पुतिन जैसे 2036 तक का पट्टा उन्होंने अपने हाथ से खुद लिख लिया है संविधान में संशोधन करके। तो क्या अब मोदी जी भी ऐसा कोई पट्टा अपने हाथ से अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपने हित में लिख लेंगे? ये भी अभी भविष्य के गर्त में है। तो आप भी देखिए, हम भी देखेंगे, पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में जाते हैं या नहीं जाते, या स्वेच्छा से जाते हैं या उन्हें धकेलाया जाता है, उनकी सम्मानपूर्वक विदाई होती है या फिर चुपचाप विदाई होती है। ये तमाम सारे सवाल हैं जिनके उत्तर हमें और आपको मिलकर तलाशने हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो अपने मित्रों में से शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, ताकि ये जो विषय है, ये जो बात है, और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जो नए लोग हों, जो आपके साथी हों, उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी अगर आप मेरी तरफ से आग्रह करेंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। जब भी मौका मिले सारे जो एपिसोड हैं उस पर उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर आप मेरे तमाम लेखों को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको देखने में तकलीफ है तो आप उन्हें पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।